हेलो ऑल द व्यूवर्स, वेलकम टू एडपॉल। आज हम इस वीडियो के अंदर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैसा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अमेरिका का जो संविधान है वो 1787 के अंदर जो है बनाया गया था। अमेरिकन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? अमेरिकन रिवॉल्यूशन का पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है 1775 टू 83 तक अमेरिका में एक क्रांति आई थी। उसके बाद ही जो है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ये फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, नाम याद रखना है, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन जो था उसमें अडॉप्ट किया गया था। ओके, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में अडॉप्ट हुआ और 1789 के अंदर फोर्स के अंदर आता है। मतलब बनाया तो 1787 में था लेकिन फोर्स में कब आता है? 1789 के अंदर आता है। ओके, इम्प्लीमेंट हुआ। ये दुनिया का सबसे पुराना और लिखा हुआ मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये, राइट। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है, मतलब लिखा हुआ दस्तावेज है, मतलब सब कुछ लिखित रूप में है। ये लगभग 12 पेजेस का है, मतलब 12 पेजेस इसके अंदर है, जिसके अंदर स्टार्टिंग में आपकी प्रीएम्बल जिसे हम भूमिका कहते हैं, फिर 7 आर्टिकल्स आते हैं, 27 अमेंडमेंट्स इसमें अब तक हो चुके हैं। लेकिन आज जो एक्चुअल अमेरिकन सिस्टम चल रहा है वो सिर्फ इन 12 पेजेस तक लिमिटेड नहीं है। आज क्या है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल चुकी है, कुछ चीज़ें इंक्लूड हो चुकी हैं, राइट। कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी इसके अंदर है, जैसे कि फर्स्टली हम बात करें तो स्टेट्यूज ऑफ कांग्रेस यानी कानून जो कांग्रेस बनाती है, यानी पार्लियामेंट। कांग्रेस क्या है? अमेरिका की पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। वो कानून जो कांग्रेस बनाती है, कांग्रेस अमेरिका की लेजिस्लेचर है, ठीक है, जो लॉज बनाती है जिनसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज काम करते हैं, जिसके अंदर जैसे कि डिफेंस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सब। फिर हम सेकेंडली बात करें तो ऑर्डर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के जो ऑर्डर्स होते हैं, कभी कभी प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स देता है, मतलब डायरेक्टली कुछ फैसले कर लेता है खुद से ही। अमेरिका का प्रेसिडेंट तो हमें पता है बहुत पावरफुल है, तो वो खुद ही कुछ फैसले कर लेता है, डायरेक्टली ऑर्डर देता है, राइट, ताकि कांग्रेस के बनाए कानून को इम्प्लीमेंट किया जा सके। कांग्रेस, बार बार बोलने वाले हूँ मैं कि अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। मेक श्योर। तो प्रेसिडेंट जो है वो ऐसे कुछ निर्णय लेता है जो कांग्रेस के जो लॉज होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्पफुल होता है। अगर कांग्रेस ने इन्वायरमेंट लॉ पास किया है तो प्रेसिडेंट उस लॉ को अप्लाई कराने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स इशू कर सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं जुडिशियल डिसीजन की, जो कोर्ट के फैसले होते हैं। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट और दूसरी कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन करती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसकी व्याख्या करती है, राइट। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और दूसरी बाकी कोर्ट्स करती हैं, मतलब समझाती हैं कि कैसे क्लॉजेस का क्या मतलब है, ठीक है। इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशियल रिव्यू यानी एक तरह से इंटरप्रेट करना, समझाना। जैसे हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट के पावर्स को बढ़ाने के लिए इम्प्लाइड पावर का कंसेप्ट दिया, वहाँ पर इम्प्लाइड पावर का कंसेप्ट दिया। किसके? फेडरल, यानी कि जो पावर्स हैं वो सब तक डिस्ट्रीब्यूट हों, इस जुरिस्डिक्शन को बढ़ाने के लिए इम्प्लाइड पावर का कंसेप्ट दिया गया है, ओके, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल कन्वेंशन की, यानी राजनीतिक जो परंपराएं चलती आ रही है वो क्या हैं। कुछ रूल्स लिखे हुए नहीं होते हैं, कुछ रूल्स जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ऐसे लिखे हुए नहीं होते हैं, मतलब वो होते हैं, ठीक है। तो जो लिखे हुए नहीं होते हैं वो परंपरा के रूप में फॉलो किए जाते हैं, वही सदियों से चले आ रही कोई चीज़ है उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे प्रेसिडेंट के पास एक कैबिनेट, मंत्रिमंडल होता है जिसमें उसके एडवाइजर्स होते हैं जो उसे सलाह देते हैं, लेकिन ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कैबिनेट होगा, उसके कुछ एडवाइजर्स होंगे। ये परंपरा चली आ रही है, ये एक पॉलिटिकल कस्टम है, ये एक ट्रेडिशन है, ठीक है, जो हमेशा से चला आ रहा है। तो बस ये चीज़ है। अब हम बात करें कि तो आज का अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि उसके साथ मिलके काम करता है। डॉक्यूमेंट नहीं है, सब चीज़ें मिली हुई है, उसमें अमेंडमेंट्स भी होते हैं, सुधार होते हैं, है ना, कांग्रेस के लॉज होते हैं, प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स, सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशंस और कुछ अनरिटन पॉलिटिकल कन्वेंशन। तो इसीलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम एक डायनेमिक, मतलब लगातार गतिशील है, वो रुका हुआ नहीं है, चल रहा है, लगातार बढ़ने वाला है और लिविंग सिस्टम है।
अब कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो बड़ा रिजिड है। रिजिड का मतलब होता है कठोर संविधान है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, मतलब इसको बदलना, इसमें कुछ सुधार करना, अमेंडमेंट करना, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो फ्लेक्सिबल है। जब हम ब्रिटिश पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, लचीला है। वहाँ पार्लियामेंट ईजिली चेंज कर सकता है कुछ भी, लेकिन यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए एक स्पेशल पावर की ही प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ता है। मतलब बहुत ही स्पेशल प्रोसेस से ही आप यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ बदलाव कर सकते हैं। अमेंडमेंट के यहाँ पर दो तरीके हैं। हमें ये भी देखना है कि अमेंडमेंट किन 2 मेथड्स के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हो सकता है। पहला अमेंडमेंट तो ये है करने का तरीका कि 2/3 कांग्रेस के दोनों हाउसेस, वहाँ अमेरिका में दोनों हाउसेस, एक तो सीनेट हो गया और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो ये सीनेट है और यह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। तो कांग्रेस के ये दोनों हाउसेस मिलकर अमेंडमेंट प्रोसेस प्रपोज करते हैं, लेकर आते हैं। और 3/4 स्टेट्स, यानी कि जो 3/4 स्टेट हैं, 3/4 स्टेट्स, यानी कि यहाँ टोटल कितने स्टेट्स हैं अमेरिका में? 50। वही वाशिंगटन, ऑरेगन, कैलिफोर्निया, नवेडा, ऐसे करके पूरे 50 स्टेट्स हैं। इनमें से अगर 38 स्टेट्स, इनका 3/4 निकालेंगे ना तो 38 हो जाएगा। तो 3/4 में से 38 स्टेट्स उसको अप्रूव, रेटिफाई करते हैं, तब जाकर जो है ना वो एक प्रपोज होता है। 3/4 करना पड़ता है। पहला प्रोसेस तो ये। सेकेंड क्या हो गया? या फिर 2/3 स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि 34 स्टेट्स, 2/3 में 34 आ गए, कांग्रेस से रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि अमेरिका की पार्लियामेंट से ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं 34 स्टेट्स मिलकर कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बुलाई जा सकती है, जिसमें 3/4 स्टेट्स को अप्रूव करना पड़ता है। तो ये दो तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाता है। तो दोनों में हमें एक बात ध्यान रखनी है, दोनों में ये बात ध्यान रखनी है कि पहले वाला प्रोसेस में क्या होगा, 2/3, पहले वाले प्रोसेस में होगा 2/3 कांग्रेस के दोनों हाउसेज, सीनेट प्लस एचओआर मिलकर प्रपोज करेंगे। और इनको रेटिफाई कौन करेगा? इनके इस चीज़ को रेटिफाई कौन करेगा? 38 स्टेट्स को रेटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ भाई ठीक है, ये एक। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका कहता है 2/3 स्टेट्स जो होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट की बनी हुई लेजिस्लेचर है, वो कांग्रेस से, यानी कि पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बुलाई जा सकती है उसके बाद, जिसमें 3/4 स्टेट्स को वापस अप्रूव करना पड़ता है उस चीज़ को। तो दोनों ही बहुत ही हार्ड प्रोसेस हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो बहुत ही रिजिड और स्लो चेंजिंग है, जल्दी से उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। 1789 से लेकर अब तक केवल और केवल 27 अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो आप देखिए कितना डिफ़िकल्ट है ये प्रोसेस, है ना। फिर हम बात करते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, यानी कि संघीय संविधान है वहाँ का। यूएस एक फेडरल स्टेट है। फेडरल स्टेट होने का मतलब पावर डिवाइड होती है सेंटर्स और स्टेट के बीच में। इंडिया क्या है? क्वासी फेडरल है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा कंट्रोल किसके पास है? सेंटर के पास। लेकिन यूएस एक बहुत ही हम कह सकते हैं बेस्ट एग्जाम्पल है फेडरल स्टेट का, राइट, जहाँ पावर्स कैसे डिवाइड होती है? सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइड होती है। पहले 13 स्टेट थी। पहले कितने स्टेट थे? 13 स्टेट थी। अब हमारे पास यूएसए के अंदर 50 स्टेट्स हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया भी है, वाशिंगटन डीसी है, राइट, ये सब चीज़ें उसमें ऐड की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सेंटर के पास लिमिटेड पावर होंगी। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि सेंटर के पास क्या होगी? लिमिटेड पावर होंगी, और बाकी सब स्टेट्स के पास बहुत अच्छी पावर रहेंगी। जो 50 स्टेट्स हैं ना, उनके पास क्या रहेंगी? बहुत सारी पावर्स रहेंगी। इसी को कहते हैं रेसिड्यूरी पावर्स। जो रेसिड्यूरी पावर्स है वो स्टेट के पास रहेंगी, वेस्ट रेसिड्यूरी पावर, ओके। इट कन्फर्स लिमिटेड स्पेसिफाइड पावर द सेंटर वेस्ट द रेसिड्यूरी पावर्स विच आर नॉट इन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हर स्टेट्स का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर, लेजिस्लेचर और सुप्रीम कोर्ट होता है। अमेरिका में ना हर स्टेट के पास खुद का गवर्नर है, राइट, खुद की लेजिस्लेचर है और खुद की ही सुप्रीम कोर्ट होती है। हर स्टेट, पर्टिकुलरली हर स्टेट के पास है वहाँ पर। तो बहुत ही फेडरल है। फिर हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं
कि एजुकेशन या पुलिस है कोई भी तो स्टेट के कंट्रोल में होती है, जबकि डिफेंस या फॉरेन अफेयर्स वो कहाँ होती है, वो सेंटर के कंट्रोल में होती है। अब डिफेंस तो आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, तो डिफेंस जहाँ गया वो सेंटर के पास, और बाकी नॉर्मल जो पावर्स होती हैं वो स्टेट के पास रहती हैं। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फेडरल है यूएसए। अब हम चलते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की ओर कि व्हाट इज़ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इन यूएसए। देखिए, ब्रिटिश सिस्टम में ना राष्ट्रपति प्रधान प्रणाली हम जिसे कह सकते हैं वो यूएसए के अंदर है। ब्रिटिश में क्या है, ब्रिटिश सिस्टम के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर होता है। देखिए भाई, साफ सी बात है, प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, लेकिन अमेरिका में ना प्रेसिडेंट ही सबसे बड़ा हेड होता है, प्रेसिडेंट ही करता धरता है वहाँ पर। मेन फीचर क्या क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम देखें तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के, देखिए मेन फीचर यही है कि प्रेसिडेंट दोनों रोल निभाता है। वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है, जिसे हम सेरिमोनियल हेड कहते हैं, वो क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। तो प्रेसिडेंट यहाँ पर अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो दोनों रोल निभा रहा है, हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, राइट। प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू 4 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। याद रखना, अमेरिका का प्रेसिडेंट 4 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है 4 साल के लिए। किसके द्वारा, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। वो सिर्फ इम्पीचमेंट के जरिए, महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। अगर कोई बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करे जो संविधान के खिलाफ हो, तभी आप अमेरिका के प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, अदरवाइज नहीं हटा सकते। तो जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है ना, वो इम्पीचमेंट के प्रोसेस से हटेगा। प्रेसिडेंट के पास एक कैबिनेट या किचन कैबिनेट होती है। प्रेसिडेंट के पास क्या होता है, एक किचन कैबिनेट होती है। मतलब ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी होती है। ये जो किचन कैबिनेट्स के मेंबर होते हैं ना, ये सिर्फ प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं, एडवाइजरी बॉडी होती है। मेंबर्स इलेक्ट नहीं होते, इसके किचन कैबिनेट के मेंबर्स कैसे होते हैं, नॉन इलेक्टेड होते हैं। प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करता है और रिमूव करता है, ये सब प्रेसिडेंट के हाथ में है। ये मान लीजिए, ये किचन होता है ना, किचन कैबिनेट, इसका जो कुक होता है, हम याद करने के तरीके से समझ सकते हैं, किचन कैबिनेट का जो कुक है वो कौन है, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। वही अपनी रसोई में जो कोई भी इंग्रेडिएंट्स है वो चाहेगा जिस मिनिस्टर को बुलाएगा, चाहेगा उस मिनिस्टर को हटा देगा। कुक के हाथ में होता है किचन को कैसे संभालना है सब कुछ। तो बस वैसे ही समझना है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट किचन कैबिनेट के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको अपनी मर्जी से अपॉइंट कर सकता है, रिमूव कर सकता है, राइट। प्रेसिडेंट और उसके सेक्रेटरीज जो होते हैं वो कांग्रेस के मेंबर नहीं होते हैं। इंडिया में तो भाई हर एक क्या एमपी होते हैं वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो तो मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट और उसके सेक्रेटरीज जो उसके मेंबर होते हैं वो कांग्रेस यानी पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली, मेक श्योर आपको याद रहे। और वो उसके सामने एंसवेरेबल भी नहीं होते हैं, जवाबदेही भी नहीं होती उनकी कोई। प्रेसिडेंट कांग्रेस के लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को डिसॉल्व नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट भले ही कितना ताकतवर क्यों ना हो, वो HOR को, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो कि अमेरिका का लोअर हाउस है, अमेरिका का लोअर हाउस को डिसॉल्व मतलब खत्म नहीं कर सकता है। यानी प्रेसिडेंट पावरफुल है पर अपने लिमिट्स में रहते हुए पावरफुल है। अमेरिका का प्रेसिडेंट पावरफुल तो बहुत है लेकिन एक दायरे के अंदर पावरफुल है, एक लिमिट बनाई हुई है कि भाई ज़्यादा नहीं है उसके पास पावर, राइट। अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स की, जो हम समझेंगे क्या है ये सेपरेशन, यानी जो सत्ता का विभाजन हम जिसे कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। अमेरिकन सिस्टम में 3 अलग ब्रांचेज हैं। पहली तो है लेजिस्लेचर, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, जो लॉ बनाती है, यानी कि जो लॉ का निर्माण करती है। दूसरी एग्जीक्यूटिव, जो वास्तव में एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट है, वहाँ का राष्ट्रपति है, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाता है, कानून को क्रियान्वयन करवाता है, वो है। और तीसरी है जुडिशरी, अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट, जो लॉ को इंटरप्रेट करती है, व्याख्या करती है कानून की। हर एक ब्रांच इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पर ना बहुत इंडिपेंडेंट, अपना काम अलग अलग दायरे में रह के करती है। लेजिस्लेचर अपना काम कर रही है, जुडिशरी अपना काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रही है, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते ये सब। तो हर एक ब्रांच इंडिपेंडेंट है और दूसरी ब्रांच के काम में इंटरफेरेंस भी नहीं करती है। कॉन्स्टिट्यूशन के 3 फर्स्ट आर्टिकल्स इसी बारे में हैं।
आर्टिकल 1 कहता है कि कांग्रेस के पावर्स की बात करता है आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 जो है वो बात करता है, आर्टिकल 2 प्रेसिडेंट के पावर्स की बात करता है, और आर्टिकल 3 बात करता है जुडिशरी के पावर की। ठीक है, अब हम चलते हैं चेक्स एंड बैलेंस पे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, चेक्स एंड बैलेंस। इसे हम कहते हैं संतुलन और नियंत्रण। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि कोई एक ब्रांच ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए कहीं। चेक्स एंड बैलेंस किस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि अमेरिका के अंदर ये जो हमने ऊपर 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस देखी ना अभी, इनमें से कोई भी एक ब्रांच ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा दबदबा ना बनाने लग जाए, इसीलिए ये वाला फीचर ऐड किया गया है। हर ऑर्गन दूसरे पे थोड़ा कंट्रोल रखता है। जैसे कि प्रेसिडेंट कांग्रेस के बिल पे वीटो लगा सकता है, जिसे पॉकेट वीटो और क्वालिफाइड वीटो कहते हैं, राइट। फिर सीनेट जो होता है वो प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट्स और ट्रीटीज़ को अप्रूव करता है। सीनेट जो कांग्रेस का हाउस है वो प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट्स और ट्रीटीज़ को क्या करता है, अप्रूव करता है। कांग्रेस कोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशंस डिसाइड करती है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन है, कोर्ट्स वगैरह क्या है। तो एक तरह से आप देखिए जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये लोग एक दूसरे पर कंट्रोल बनाए हुए हैं, एक दूसरे पर कंट्रोल बनाए हुए हैं, जिससे क्या होता है, ये तीनों ना अपनी अपनी जितनी भी इनकी इंडिपेंडेंट है, लेकिन तीनों बंधे हुए हैं कि भाई कोई गलत काम नहीं कर सकता है, कोई एक दूसरे पे हावी नहीं हो सकता है, सब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। कांग्रेस कोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है, प्रेसिडेंट जजेस अपॉइंट करती है, पर प्रेसिडेंट जजेस जरूर अपॉइंट करते हैं, लेकिन सीनेट की कंसेंट भी चाहिए होती है। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जज अपॉइंट नहीं कर सकता, उसको किसकी अप्रूवमेंट चाहिए होती है, अप्रूवल सीनेट की, राइट। सुप्रीम कोर्ट किसी भी, सीनेट बहुत पावरफुल हाउस है अमेरिका का, ये बात बतानी ज़रूरी है आपको, याद रखना। अमेरिका में सीनेट हाउस जो अपर हाउस है वो बहुत पावरफुल है, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हाउस कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ या ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, बिकॉज अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है किसका, जुडिशियल रिव्यू का। ये तो हमें पता है, हमने भी वहीं से लिया है, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई कानून जो अल्ट्रा वायरस जिसे कहा जाता है, अगर कोई कानून जो कि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, अच्छा नहीं है, चल नहीं रहा है उसके अकॉर्डिंग, वहाँ की भाई सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है वो उस कानून को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे। इस सिस्टम से क्या होता है, पावर ना बैलेंस रहती है, एक दूसरे के पास ज़्यादा पावर नहीं जाती है, बैलेंस रहती है। सत्ता का संतुलन जो होता है, हम कह सकते हैं ना, चेक्स एंड बैलेंस, वो होता है इससे। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट फीचर की हम लोग बात कर लेते हैं, जो है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल रिव्यू। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहा गया है। क्या कहा गया है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहा गया है। मतलब कोई भी लॉ या रूल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं हो सकता है, वहाँ पे संविधान के अगेंस्ट कोई भी लॉ नहीं चलेगा। अगर कोई लॉ वॉयलेट करता है, अगर कोई आप लॉ है मान लीजिए उसका हनन कर रहे हैं, पतन कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है कि ये तो भाई बेकार है, काम का नहीं है, ऐसा डिक्लेयर कर सकती है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन, गार्डियन यानी क्या होता है, रक्षक है। इसी पावर को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, राइट। अब हम बात करते हैं बिल ऑफ राइट्स की। बिल ऑफ राइट्स क्या है, तो देखिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें बिल ऑफ राइट्स लिखे गए हैं। ये फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स 1791 के अंदर पहले, यानी कि अमेरिकन संविधान के पहले 10 संशोधन के फॉर्म में ऐड हुए थे, राइट। फर्स्ट 10 अमेंडमेंट इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स, ये बात याद रखनी है। ये राइट इंश्योर करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कोई भी पर्सन बिना लॉ के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी से वंचित नहीं रहेगा। सभी को जीवन का, सबको अधिकार है प्रॉपर्टी रखने का, लिबर्टी का, सभी को। गवर्नमेंट की पावर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। सुप्रीम कोर्ट इन राइट्स का प्रोटेक्टर है। सुप्रीम कोर्ट का ये दायित्व है, ये ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेटरी मैनर है कि वो जितनी भी राइट्स हैं उनकी रक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट जवाबदेह होता है जुडिशियल रिव्यू के जरिए, राइट। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, फेयर ट्रायल, ये सब वहाँ के हमें मिले हुए राइट्स हैं, तो इनकी रक्षा करना। बाइकैमरलिज्म यानी कि 2 सदनीय विधानमंडल है, 2 सदनीय सभा है वहाँ पर। अमेरिकन लेजिस्लेचर को कांग्रेस कहते हैं, ये हमने ऊपर पढ़ा, और उसके 2 हाउसेज हैं, यानी बाइकैमरल में बनती है। सीनेट जिसे अपर हाउस कहा जाता है, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जो लोअर हाउस है। जो सीनेट है ना वो उसमें 100 मेंबर्स होते हैं।
हर अमेरिका में कितने स्टेट्स हैं, मैंने अभी ऊपर बताया था 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट से 2 मेंबर्स होते हैं, एकदम इक्वल है, ये नहीं है कि कोई स्टेट छोटा है बड़ा, नहीं, फिक्स है, हर स्टेट से 2 मेंबर। तो जब 2 मेंबर हर स्टेट से, तो 2 इंटू 50 100, तो 100 मेंबर्स होंगे ईच, मतलब ईच स्टेट से 2 मेंबर, तो 50 स्टेट से 100 मेंबर, जिनका टर्म क्या होगा 6 ईयर्स, ये हमें याद रखना है, जिनका टर्म होगा 6 ईयर्स। ज़्यादा पावरफुल चेंबर है, बहुत ज़्यादा पावर है सीनेट के पास। फिर सेकंड आता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे क्या कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है ना, जिसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, 435 मेंबर्स होते हैं। इनके टर्म कितना होता है, इनका टर्म होता है 2 ईयर्स का, इनका टर्म कितना होता है, 2 साल का टर्म होता है। मेंबर्स जो है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं, लोग उन्हें इलेक्ट करके भेजते हैं, राइट। ये जो है सीनेट इज़ द मोर पावरफुल चैम्बर, ये बात तो हम कर ही चुके हैं लेजिस्लेचर के अंदर, कांग्रेस के अंदर। इनफैक्ट द अमेरिकन सीनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल सेकेंड चैम्बर अपर हाउस इन द वर्ल्ड। अच्छा, फर्स्ट नहीं, सेकेंड है, ओके। तो सीनेट को वर्ल्ड का सबसे पावरफुल अपर हाउस माना जाता है, ओके। इस वीडियो में हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स पढ़े थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।